A very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss about the new topic, that is breech presentation. So breech presentation को हम कह सकते हैं कि ये एक abnormal या it is just opposite to the normal presentation. इसमें क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हम नॉर्मल प्रेजेंटेशन में देखते हैं या बेबी जिस हिसाब से नॉर्मली मदर के वूम के अंदर लाए है, लेटा हुआ है या प्रेजेंट करता है अपने आप को, उसका जस्ट अपोजिट होता है. ठीक है, तो नॉर्मल वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन. सो लेट्स सी व्हाट इज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉर्मल पता होना चाहिए. एक बार रिव्यू कर लेते हैं. तो नॉर्मली हमें पता था कि लाए किस तरह से बेबी लेटा हुआ है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्ग लंबी तरह से लेटा हुआ है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल. वैसे ही ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी लाई सेम रहता है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, लंबी तरह से लेटा रहता है. ठीक, देन नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन. तो बेबी अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है. तो बेबी अपने आप को नॉर्मली बेबी अपने आप को हेड की तरफ से प्रेजेंट करता है. हम सब जानते हैं कि जो फीमेल पेल्विस है उसके अंदर बेबी का हेड जाता है पहले, उसके बाद बेबी की डिलीवरी होती है. बट ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, हेड ना जाकर पोडालिक हो रहा है. ठीक है, पोडालिक मीन्स हिप्स, या पोडालिक कह सकते हैं या ब्रीच कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि पेल्विक कैविटी में बेबी का हिप जाए या पोडालिक जाए. नो, आप इस इमेज में देखिए, हिप भी जा सकता है. ठीक है, आगे इमेज में दिखाऊंगी कि लेग्स भी जा सकते हैं, नी भी जा सकता है. ठीक है, आप समझ रहे हैं. जो पेल्विस है हमारी, उसके अंदर कौन सा पार्ट जा रहा है. ठीक, नॉर्मली हेड जाता है, पर ब्रीच प्रेजेंटेशन में हेड ऊपर रहता है और नीचे क्या रहता है, बटेक्स. देन हमारा डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर हमारा नॉर्मली डिनोमिनेटर कौन होता है, ऑसिपुट, बेबी का ये पीछे वाला पार्ट. ठीक है, जो कि सबसे पहले इंगेज होता है. बट यहाँ पे डिनोमिनेटर हो रहा है सेक्रम. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्रम पार्ट आपका कहाँ पे है, ये रहा सेक्रम पार्ट बेबी का. ठीक है, तो बेबी जब इंगेज करता है तो बेबी का ये सेक्रल पार्ट इंगेज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन है, सेक्रम, और नॉर्मली कौन होता है, बेबी का हेड. हेड में ऑसिपुट, ये रहा ऑसिपुट पार्ट. देन पोजीशन. नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोजीशन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेबी की पोजीशन क्या है. नॉर्मली अगर बेबी का हेड नीचे होता तो हेड की पोजीशन होती, ठीक है, दैट इज लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर एंड राइट ऑसिपिटो एंटीरियर. ठीक है, पर यहाँ पे पोजीशन क्या है, यहाँ पे सेक्रम है, तो लेफ्ट सेक्रो एंटीरियर एंड राइट सेक्रो एंटीरियर. देखिए, लेफ्ट मीन्स बेबी मदर का लेफ्ट, सेक्रो मीन्स बेबी का सेक्रम. ठीक, मदर का लेफ्ट कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ. ठीक है, मदर अगर उस साइड से खड़ी है तो मदर का सेक्रम कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला. तो लेफ्ट सेक्रो एंटीरियर, मदर की लेफ्ट साइड में बेबी का सेक्रम आगे की तरफ, एंटीरियर, ये देखिए ये आगे की तरफ है. उसी तरह राइट सेक्रो एंटीरियर, मदर के राइट साइड में, ये मदर का राइट साइड हो गया, बेबी का सेक्रम, ये बेबी का सेक्रम हो गया, और एंटीरियर मीन्स आगे की तरफ, ये हो गया आगे की तरफ. ठीक है, तो आपको डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कि हेड में और पोडालिक में क्या डिफरेंस है. एबनॉर्मली हमारा पोडालिक आ जाता है नीचे और नॉर्मली हमारा हेड आ जाता है नीचे. डेफिनेशन देखिए. सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ने क्या बताया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रेजेंटेशन है किसकी, फीटस की, लॉन्गिट्यूडनल है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, बट हेड की जगह कौन आ गया, बटेक्स आ गए, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, यहाँ पे अगर बटेक्स नहीं आते, अगर हेड आ जाता, सर आ जाता है, तो क्या होता, वो नॉर्मल कहला जाता. लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, बटेक्स नीचे आ जा रहे हैं. नेक्स्ट
देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। सो ब्रीच में 3 तरह से बेबी लेट सकता है। आई मीन टू से लेटेगा तो वो लॉन्गिट्यूडनली, लेकिन उसका जो पार्ट होगा जो कि पेल्विस के अंदर जाएगा वो 3 तरह से जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको बोल रहे हैं फ्रैंक ब्रीच। ठीक है, फ्रैंक ब्रीच मीन्स होता है बेबी का जो आप देखिए लेग पोर्शन है, जो बेबी के लेग्स हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं। जो बेबी के फीट हैं वो हवा में हैं, ठीक है, फ्रैंकली घूम रहे हैं हवा में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंक ब्रीच। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच में क्या होता है, कंप्लीट ब्रीच मीन्स कंप्लीट फ्लेक्शन। बेबी देखिए कंप्लीटली फ्लेक्स्ड है, एक दूसरे से चिपका हुआ है, ठीक है। या हम कह सकते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फीटल हेड एंड इट्स बॉडी पार्ट। ये देखिए कंप्लीटली हेड भी फ्लेक्स्ड है और उसके बॉडी पार्ट भी एक दूसरे से फ्लेक्स्ड है। थर्ड वन आ जाता है हमारा फुटलिंग ब्रीच। तो फुटलिंग ब्रीच में क्या होता है, सिंपली आप देख सकते हो फुटलिंग से ही पता चल रहा है कि फुटलिंग ब्रीच में क्या हो रहा है। फुटलिंग प्रेजेंटेशन हो रहा है, जो बेबी का फुट पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है पेल्विक कैविटी के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फुटलिंग ब्रीच। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। एक और होता है इसके अंदर नीलिंग, ठीक है। नीलिंग मीन्स बेबी का जो नी पोर्शन है, घुटना है, वो कहाँ चला गया, पेल्विक कैविटी के अंदर, इसलिए उसको नीलिंग पोर्शन कह दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स पे आ जाते हैं। सो इन ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसा कि आप देख सकते हो कि मैटरनल के अलग हैं, फीटस के अलग हैं, ठीक है, प्लासेंटल ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स अलग हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स में आपका आ जाता है यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटीज। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं जिसमें आपको बहुत कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा होगा, यूट्रस एब्नॉर्मल दिख रहा होगा, यूट्रस का शेप एब्नॉर्मल दिख रहा होगा। अब जैसे कि आप ये वाला इमेज देख लीजिए, इसमें यूट्रस की एक फैलोपियन ट्यूब मिसिंग है। इसमें यूट्रस में बीच में ज्यादा डीप हो गया है क्या, फंडल पार्ट, जो कि उसको कैसा होना चाहिए था, डोम शेप का होना चाहिए था। नेक्स्ट में देख लीजिए यूट्रस के 2 पार्ट हो गए हैं, ठीक है, 2 अलग आपको कम कैविटी के, स्मॉल कैविटी के 2 यूट्रस दिख रहे होंगे। उसके बाद ये देख लीजिए यूट्रस में एक अजीब सा टिश्यू फॉर्म हो गया है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, बेबी इसमें कह सकते हैं कि मदर कंसीव तो करेगी, ठीक है, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होगा, बट अगर आप देखो तो इसमें स्पेस कम है, और स्पेस कम है, और हम सब जानते हैं 37 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन पे या 9 मंथ पे बेबी का हेड नीचे घूम जाता है, आई मीन ऊपर होता है, ठीक है, फिर वो नीचे आ जाता है। बट यहाँ पे अगर स्पेस ही नहीं होगा तो बेबी का हेड नीचे कैसे आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रीच प्रेजेंटेशन के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। देन नेक्स्ट है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। तो हम सभी जानते हैं कि अगर यूट्रस के अंदर कोई भी फाइब्रॉइड आ गया, एक्स्ट्रा मास आ गया, एक्स्ट्रा मास की वजह से वो क्या होगा, यूट्रस का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, यूट्रस का स्पेस अपने आप ही कम हो जाएगा, और जब स्पेस कम हो जाएगा तो वही प्रॉब्लम होगी कि बेबी को मूव करने में और बेबी का हेड नीचे आने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट देखिए फीटल फैक्टर्स। सो इन फीटल फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रही है। हम सब जानते हैं कि अगर इसके अंदर 2 बेबी हो जाएंगे, हालांकि मदर के यूट्रस के अंदर 1 बेबी की जगह होती है, अगर 2 बेबी हो जाएंगे तो मे भी एक बेबी का हेड नीचे हो बट दूसरे बेबी का हेड ऊपर होगा। फीटल एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। फीटल एब्नॉर्मैलिटीज में हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, फीटस का हेड बड़ा हो सकता है। अब अगर हेड बड़ा होगा तो एंगेज नहीं होगा तो फीटस क्या करेगा, राउंड करता रहेगा, अंदर राउंड करता रहेगा, तो कहीं कभी ना कभी तो स्टॉप होगा उसका राउंड करना, और मे बी ब्रीच प्रेजेंटेशन पे वो रुक जाए। देन प्री मेच्योरिटी। सो इन प्री मेच्योरिटी फीटस प्री मेच्योर है, मेच्योरिटी नहीं है फीटस के अंदर। अगर फीटस प्री मेच्योर है तो उसके अंदर एनर्जी कम होगी तो वो मूवमेंट कम करेगा तो ब्रीच प्रेजेंटेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लास्ट मूवमेंट में बेबी क्या करता है, अपने आप को रोटेट करता है और हेड नीचे आ जाता है और लेग्स ऊपर चले जाते हैं। लेकिन प्री मेच्योरिटी की वजह से बेबी में उतनी एनर्जी नहीं होगी, जिसकी वजह से बेबी नीचे नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं
प्लासेंटल देखते हैं, उसके बाद अदर देखेंगे। प्लासेंटल फैक्टर्स या एमनियोटिक फैक्टर्स में देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लासेंटा प्रीविया हो रहा है। सो प्लासेंटा प्रीविया जो है, हम सब जानते हैं कि प्लासेंटा नीचे की ओर अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फॉर्म करके दिखा देती हूँ। अब अगर प्लासेंटा यहाँ पे अटैच हो गया मान लीजिए, या इसने कंप्लीटली इसको कवर नहीं किया, हाफ कवर किया, इतना कवर किया, इतना ओपन है, ठीक है, या पूरा कवर कर लिया, जिसको बोलते हैं हम थर्ड और फोर्थ स्टेज का प्लासेंटा, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल और कंप्लीट प्लासेंटा। पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है कि वो जो एक्सटर्नल ऑस है, सॉरी इंटरनल ऑस है सर्विक्स की, उसको आधा कवर करता है। लेकिन कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो इंटरनल ऑस होती है वो कंप्लीटली कवर हो जाती है, ठीक है। तो अगर वो कंप्लीटली कवर हो जाएगी या पार्शियली कवर हो जाएगी, तो आप खुद सोचो कि बेबी का हेड कहाँ से इंगेज होगा, है ना। बेबी का हेड इंगेज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब डिलीवरी होगी तो प्लासेंटा पहले नीचे आ जाएगा, तो बेबी रोटेट ही नहीं कर पाएगा मे बी, है ना। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से ब्रीच डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। देन देखिए नेक्स्ट है हमारा पॉलीहाइड्रोमनियाज। सो पॉलीहाइड्रोमनियाज मीन्स एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड हो गया है, मोर देन 2000 ml, ठीक है। 2000 ml से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बेबी कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है, अंदर रोटेट कर रहा है और वो कहीं रुक नहीं पा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हम ओलिगोहाइड्रोमनियाज भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जब एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो बेबी को अंदर फ्लोट करने का चांस ही नहीं मिल पाएगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। या एनहाइड्रोमनियाज, एनहाइड्रोमनियाज में क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज में क्या होता है, 200 ml से कम हो जाता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। एनहाइड्रोमनियाज में क्या होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, जहां पे ए लग जाता है उसको हम एब्सेंट मानते हैं, तो एनहाइड्रोमनियाज मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड ही नहीं होगा तो बेबी फ्लोट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड मीन्स जब एमनियोटिक जो हमारी कॉर्ड होती है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो अगर छोटी हुई तो बेबी को रोटेट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कॉर्ड में ट्रैक्शन आ जाएगा, कॉर्ड खींचने लगेगी, तो बेबी रोटेट नहीं कर पाएगा, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर्स पे। तो अदर्स में आ जाता है हमारा सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सीपीडी मीन्स सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। अब सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन क्या है, सिफेलिक मीन्स बेबी का हेड, पेल्विक मीन्स पेल्विक कैविटी, ठीक है। डिस्प्रपोर्शन मीन्स उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो मैच नहीं कर रहा है, या तो फीटस का हेड बड़ा होगा या तो पेल्विक का साइज छोटा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। उसके अंडर में हमारा आता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है, जब पेल्विक का डायमीटर कम होता है। हम सब जानते हैं कि पेल्विक के डायमीटर हमारी गायनेकोलॉजिकल पेल्विक जो होती है, जो कि फीमेल्स में होती है, उसके डायमीटर फिक्स होते हैं, वो इतने एग्जैक्ट होते हैं कि बेबी के हेड को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, पेल्विक का डायमीटर ही कम है, कम होने की वजह से उसका एरिया कम हो गया, एरिया कम होने की वजह से बेबी का हेड एंगेज नहीं होगा, बेबी का हेड एंगेज नहीं होगा तो बेबी रोटेट करता रहेगा और कहीं ना कहीं ब्रीच डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अनस्टेबल लाई। अनस्टेबल लाई मीन्स होता है जब बेबी स्टेबल ना हो पाए, स्टे ना कर पाए, रुक ना पाए। अब मे भी वो शायद एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो उसकी वजह से, या कोई भी रीजन हो, बेबी कंटिन्यूअस अपने आप को घुमा रहा है, अंदर रोटेट कर रहा है और उसका हेड एंगेज नहीं हो रहा है। तो ये हो गए हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो हमारी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के साथ साथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हिस्ट्री कलेक्शन हो गया। तो हिस्ट्री कलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें उससे प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में पूछना है। हो सकता है कि इससे पहले भी ब्रीच डिलीवरी हुई हो, ठीक है।
तो ब्रीच डिलीवरी अगर इससे पहले हुई हो तो इसका मतलब इससे पहले भी कोई ना कोई रीजन हुआ होगा, वो रीजन हमें पता करना है। हो सकता है वो रीजन क्या हो, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो सकता है पेल्विक का डायमीटर छोटा हो सकता है बेबी का हेड बड़ा हो। तो ये सारी चीजें हमें पहले से पता करके रखनी है जिससे कि हम आगे के लिए प्रिपेयर रह सकें। या हम पता कर सकते हैं फाइब्रॉइड हुआ हो या अंदर ट्यूमर हुआ हो जिस वजह से कोई सर्जरी हुई हो, ठीक है, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। अच्छा, सर्जरी हुई होगी या कोई कट लगा होगा या सूचरिंग हुई होगी तो उससे भाई एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अंदर स्वेलिंग आ सकती है या अंदर फ्लैश इकट्ठा हो सकता है जब हमने सूचरिंग की हो, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ कट हुआ है, हमने उसको बाहर से सूचर किया, हो सकता है कुछ फ्लैश अंदर प्रोट्यूड हो गया हो, निकल गया हो और वो वैसे ही का वैसे ही रह गया हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, हम सब जानते हैं कि बेबी का हेड एंगेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमारा आता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड वजाइनल एग्जामिनेशन। सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, आगे देखते हैं। सिंपल सी चीज है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम पैल्पेशन करेंगे, ठीक है। पैल्पेशन करने से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, एस्कल्टेशन, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो इंस्पेक्शन से खैर हमें मे बी नहीं क्लियर हो क्योंकि बेबी का लाई तो लॉन्गिट्यूडनल ही है, लेकिन पैल्पेशन हम कर सकते हैं। हाँ, इंस्पेक्शन से एक चीज हमें पता चल सकती है, वो क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी कैसे पता चल सकती है, एब्डोमेन का साइज बड़ा होगा, ठीक। तो एब्डोमेन के साइज बहुत एक्सेस होने से या पॉलीहाइड्रोमिया भी पता चल सकता है एब्डोमिनल गर्थ के पता करने से, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पैल्पेशन पे। अब पैल्पेशन पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है विद द हेल्प ऑफ द पैल्पेशन, एज यू कैन सी दैट इन अ इमेज। आप देखिए पैल्पेट हो रहा है, पैल्पेशन से हमें पता चल रहा है कि बेबी का हेड नीचे है या बेबी का बटेक्स नीचे है, ठीक है। पैल्विक ग्रिप और पाउलिक ग्रिप से हमें पता चल रहा है कि बेबी का बटेक्स पार्ट नीचे है या ऊपर है। अगर हम लोग नीचे पैल्पेट करते हैं विद आवर हैंड, ठीक है, अगर सॉफ्ट पार्ट पता चलता है और दो पोर्शन में पता चलता है, सॉफ्ट पार्ट दो पोर्शन में, तो हमें इतना तो फील हो जाएगा कि ये सॉफ्ट पार्ट हेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि बेबी का हेड तो कैसा होगा, हार्ड होगा, रिजिड होगा, ठीक है, लेकिन प्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर सॉफ्ट पार्ट आपको फील हो रहा है नीचे, इसका मतलब बेबी का क्या नीचे है, हिप्स नीचे है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैल्पेशन। और पैल्पेशन से हम पता कर सकते हैं, ऊपर वाले फंडल एरिया में हम पैल्पेट करेंगे जिससे हमें हार्ड पोर्शन पता चलेगा। हार्ड पोर्शन से हम पता कर लेंगे कि बेबी का हेड ऊपर है। साइड पोर्शन में हम पैल्पेट करके ये पता कर सकते हैं कि बेबी की एक्सट्रीमिटी किस साइड है और बेबी का बैक किस साइड है। नेक्स्ट आ जाते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन। सो वजाइनल एग्जामिनेशन में हम क्या पता कर सकते हैं, पीवी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पीवी एग्जामिनेशन में हमें हार्ड पोर्शन फील नहीं होगा, थोड़ा सॉफ्ट पोर्शन फील होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हेड नीचे नहीं है, ठीक है। और क्या हम पता कर सकते हैं, हो सकता है कि बेबी का फीट जो नीचे जा रहा था वो हमें टच हो जाए पीवी एग्जामिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। सो अल्ट्रासाउंड इज द मोस्ट आइडियल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम सब जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। उससे हमें क्लियर व्यू मिल जाता है कि अंदर बेबी का साइज क्या है, बेबी की पोजीशन क्या है, बेबी की लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, बेबी की सिचुएशन क्या है, बेबी कैसा हेल्दी है या नहीं है, ये सारी चीजें हम अल्ट्रासोनोग्राफी से पता कर लेते हैं। देन अल्ट्रासाउंड के बाद आ जाते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ द लेबर। तो हम सब जानते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ द लेबर क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि डिलीवरी के टाइम पे हो रहे होते हैं, उनको हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर बोलते हैं। तो आप सोचिए, नॉर्मल डिलीवरी के मैकेनिज्म ऑफ लेबर अलग होते हैं और एबनॉर्मल डिलीवरी के मैकेनिज्म ऑफ लेबर अलग होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी यानी कि जो हमारा नॉर्मली हेड नीचे होता है, ठीक है, तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर अलग होता है। और जब हमारा पोडालिक यानी हमारे हिप्स, बेबी की हिप्स या लेग्स जो भी नीचे होते हैं, तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है, उसके जो मूवमेंट है बेबी के अंदर,
जो बाहर आ रहा है, क्या क्या अपने आप को कैसे कैसे मूव करके आ रहा है, वो अलग होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर हो कैसे रहा है। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन का हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 3 पार्ट में वो कंप्लीट हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बेबी के बटेक्स के मूवमेंट, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे बेबी के शोल्डर के मूवमेंट, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे बेबी का हेड का मूवमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं बेबी का जो बटेक्स का मूवमेंट है वो कैसे मूव कर रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे नॉर्मली भी सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो इंगेजमेंट होता है। बेबी का हेड पहले इंगेज होता है, लेकिन यहाँ पे हेड तो नीचे नहीं है। देखिए पेल्विक एरिया में कौन नीचे है, बटेक्स नीचे है। तो हम देखते हैं कि क्या इंगेज कर रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्रम जो है बेबी का, ये सेक्रल पार्ट, ये वाला पार्ट बेबी का नीचे रहता है और यही इंगेज होता है। तो यहाँ पे क्या इंगेज हो रहा है, सेक्रम। बट सेक्रम में भी कोई ऐसा पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट होगा ना जो कि इंगेज कर रहा होगा। ठीक है, वो है हमारा बायट्रोकैंटिक डायमीटर। ठीक है, ये वाला पार्ट इंगेज कर रहा है सेक्रम का बायट्रोकैंट्रिक डायमीटर। अब आप सोच रहे होंगे ये बायट्रोकैंट्रिक डायमीटर क्या है। तो इस वाली इमेज में देखिए, ये बेबी के दोनों हिप और थाई के पास का ये जो डायमीटर है, ठीक है, ये वाला डायमीटर, इसको बोलते हैं बायट्रोकैंटिक डायमीटर। ये हमारा इंगेज हो रहा है। फिर हम सब जानते हैं कि मदर को कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, डिसेंट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए डिसेंट कंप्लीट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। जैसे जैसे डिसेंट हो रहा है, डिसेंट की हेल्प से क्या हो रहा है, बेबी के इंटरनल रोटेशन हो रहा है, बट हेड का नहीं, बटेक्स का। ठीक है, बेबी का बटेक्स क्या कर रहा है, घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। किस हिसाब से घूम रहा है, 1/8 ऑफ दी सर्कुलर क्लॉकवाइज। ठीक है, 1/8 घूम रहा है, जैसा कि हमारा हेड घूमता था। हेड हमारा घूम रहा था और जो हमारा ऑसिपुट पार्ट था वो आके कहाँ जा रहा था, नॉर्मली मैं बता रही हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि 1/8 हेड घूमता है और हमारा ऑसिपुट कहाँ चला जाता है, ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस का पोर्शन है, इसके पीछे चला जाता है। बट एबनॉर्मली यहाँ पे हेड तो नहीं घूम रहा है, बटेक्स घूम रहा है। तो बटेक्स क्या कर रहा है, बटेक्स भी 1/8 घूम रहा है और किसके पीछे आ जा रहा है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के। पर हमारे पास तो बटेक्स 2 हैं और हेड तो एक ही होता है। तो बटेक्स कौन सा वाला बटेक्स जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के आगे आ रहा है, दैट इज एंटीरियर बटेक्स। जो आगे वाला बटेक्स है वो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा बटेक्स तो पीछे आ गया सिम्फाइसिस प्यूबिस के। इसके बाद क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रही है। ठीक है, तो डिलीवरी किसकी हो रही है, ट्रंक की। मतलब जो लोअर पोर्शन है हमारा, लोअर पोर्शन, इतना लोअर पोर्शन, उसकी डिलीवरी हो रही है। शोल्डर से पहले वाला जितना भी पोर्शन है वो डिलीवर हो रहा है। डिलीवर होने के बाद क्या हुआ, रेस्टिट्यूशन हुआ। तो नॉर्मली रेस्टिट्यूशन हो रहा था, सेम रेस्टिट्यूशन यहाँ भी हो रहा है। अब जो बेबी घूम गया था क्लॉकवाइज 1/8, अब उसको अपनी पोजीशन भी तो दोबारा लेनी होगी ना। तो अब वो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे दोबारा से आ जा रहा है, उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। ये था हमारा बटेक्स का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट शोल्डर पे। तो शोल्डर देख लीजिए, तो शोल्डर में क्या हो रहा है, इसमें भी फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में अब यहाँ पे हमारा कोई पार्ट होगा जो कि एंगेज हो रहा होगा, जिसको बोलते हैं बाइसेक्रोमियम डायमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर ये होता है। बाइसेक्रोमियल डायमीटर कौन सा होता है, ये देखिए, ये है। बिसएक्रोमियल कह सकते हैं या बाइसेक्रोमियल कह सकते हैं, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, जो एरो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, एंगेज हो रहा है। एंगेज हो रहा है, डिसेंट, कंटिन्यूअस डिसेंट हो रहा है, जिसकी हेल्प से बेबी नीचे शिफ्ट हो रहा है। सेम जैसे पहले इंटरनल रोटेशन हो रहा था, इसमें भी इंटरनल रोटेशन होगा। उसमें भी 1/8 घूम रहा था, इसमें भी 1/8 घूमेगा। उसमें भी क्या हो रहा था, जो एंटीरियर हिप था वो आगे आ रहा था, सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे जा रहा था। इसमें भी एंटीरियर शोल्डर आगे आएगा और सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे चला जाएगा। ठीक है, सेम चीजें हो रही हैं, बस आपको इसमें चेंज क्या करना है, नेम चेंज करना है। उसमें हिप था तो इसमें शोल्डर हो जाएगा।
ठीक है। देन एक्सपल्शन ऑफ द शोल्डर, अब क्या हुआ, शोल्डर की डिलीवरी हो गई, पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हुई, फिर पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो गई। देन नेक्स्ट है हमारा रेस्टिट्यूशन, जैसे कि उसमें इससे पहले वाले में हमारा बेबी जो है वो रेस्टिट्यूशन कर रहा था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और पिछले वाले पोजीशन ले लेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हेड। अब क्या है, अब लास्ट में सिंपल सी चीज है, हमारा हेड बचा। देखिए हमारा ये वाला पार्ट निकल गया, हमारा ये वाला पार्ट निकल गया, ठीक है, फिर हमारा ये शोल्डर तक वाला पार्ट निकल गया। अब बचा क्या, हमारा हेड वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन बचा। तो अब हेड निकालने के लिए क्या होगा, एंगेजमेंट, सिंपल सी चीज है, एंगेज होगा। तो अब एंगेज, वो देखिए नीचे से शिफ्ट हो रहा है, तो एंगेजमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे एंगेजमेंट होगा, ठीक है। तो एंगेजमेंट किसका हो रहा है, सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर का एंगेजमेंट हो रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन एंगेज हो रहा है। देखिए ये नीचे शिफ्ट हुआ, ये बाहर निकल गया, ठीक है। अब फंसा क्या, ये वाला पोर्शन फंसा, ये वाला सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, ठीक है, ये वाला एंगेज हो गया, दैट इज 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर डिसेंट कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। फिर इसमें भी इंटरनल रोटेशन हो रहा है। अब इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड हो रहा है, जैसा कि 1/8 ऑफ सर्कुलर ऑसिपिट, ये रोटेट होगा। रोटेट होने के बाद क्या हुआ, जो ऑसिपिट था वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ गया, ठीक है। सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आने के बाद हेड की डिलीवरी होगी। ये था हमारा ब्रीच का मैकेनिज्म। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। So in management we have to follow the antenatal period. In antenatal period we have to do, that is external cephalic version. So the name suggesting external cephalic version means, external means बाहर की साइड से, cephalic means head of the baby and version means changes, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, from out of the womb, बाहर की साइड से जो बेबी का हेड है उसकी पोजीशन को चेंज करके नीचे की साइड ला रहे हैं, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ वजाइना, ठीक है, नीचे की साइड हम उसको मोल्ड कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी दैट इन द इमेज, आप इमेज में देख सकते हो कि एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन में हो क्या रहा है। सी दिस, द प्रैक्टिशियन इज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड द पेशेंट, पेशेंट के साइड में एक प्रैक्टिशियन खड़ा है या खड़ी है, एंड व्हाट शी इज डूइंग कि उसने दोनों हाथों को यूज किया हुआ है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड से उसने पैल्पेट किया है, एंड सेकंड से उसने थोड़ा सा प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है, एक साइड से प्रेशर दिया एंड सेकंड हैंड से उसने क्या किया है, पैल्पेट करके रखा हुआ है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पैल्पेशन हमें एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि हेड कहाँ पे है, ठीक है। आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द हेड, हेड के कंफर्मेशन करने के बाद हमें क्या करना है, अपने हाथ को थोड़ा सा प्रेशर देना है, जो हमारा दूसरा वाला हाथ है जिससे हम पैल्पेट कर रहे थे उससे हमें थोड़ा सा प्रेशर देना है, और हेड को हल्का सा ग्रैस्प करना है, पकड़ना है, और नीचे की साइड शिफ्ट करना है, रोटेट करना है, ठीक है। एंड जो दूसरा वाला हमारा हाथ है जिससे हम प्रेशर दे रहे थे उसको बैक साइड रोटेट करना है, मींस इस हैंड पे हमारे लेग्स हैं और इस हैंड पे हमारा हेड है, ठीक है। तो हमने लेग्स को क्या किया, पीछे की साइड रोटेट किया, और अपनी जो दूसरा वाला हाथ है उसको हमने आगे की साइड रोटेट किया, जिससे कि जो बेबी का हेड होगा वो वजाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या मोल्ड हो जाएगा। बट दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द ट्रेन्ड स्टाफ या ट्रेन्ड ऑब्स्टेट्रिशियन, क्योंकि हम अनट्रेन्ड या जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है उसको ये नहीं करने दे सकते हैं, बिकॉज इट हैज मेनी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस प्रोसीजर के साथ, अगर वो स्टाफ उस प्रोसीजर को करने की केपेबल नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल रप्चर ऑफ द यूट्राइन कैविटी, ठीक है, अगर ज्यादा प्रेशर लग जाता है तो क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। देन फीटल ब्रैडिकार्डिया, जो फीटस की एफएसएच होगी, फीटल हार्ट रेट, वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हम फीटस को मोल्ड कर रहे हैं। देन प्लासेंटा एब्रप्शियो, प्लासेंटा एब्रप्शियो क्या है,
इमेच्योर या प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा। तो सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा इसलिए हो सकता है बिकॉज हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा हो सकता है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द बेबी। हैमरेज हो सकता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यूट्राइन रप्चर हो सकता है। तो इसके साथ साथ हमारे पास कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी हैं, लाइक यू कैन सी दैट कि मल्टीपल ग्रेविडा मदर में जो मल्टीपल प्रेग्नेंट हो चुकी है, कई बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, मल्टीपैरस वुमेन है जो, ठीक है, उसमें ये प्रोसीजर करने में सक्सेसफुल रेट ज़्यादा हाई होते हैं बिकॉज मसल्स उनकी लूज होती है और ईजिली हम उसको होल्ड कर सकते हैं। देन गुड लिक्वार वॉल्यूम, दैट मीन्स अगर हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो नॉर्मल रेंज का है अंदर, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मोल्ड करने में। बॉडी वेट बेबी का एवरेज होना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा भी एफएसएच अगर रिड्यूस हो तो वो उसको हैंडल कर ले। एंड कंप्लीट ब्रीच होना चाहिए। कंप्लीट ब्रीच मीन्स बेबी कंप्लीटली फ्लक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। एक्सटेंडेड लेग में या एक्सटेंडेड ब्रीच में स्पेस कम होता है, जिसकी वजह से हम उसको मोल्ड करने में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें हमें देख के ही परफॉर्म करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द पीरियड ऑफ द जेस्टेशनल, ठीक है, एज, दैट इज 36 से 37 वीक्स। दैट मीन्स हम 8 से 9 मंथ के बीच में ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। So this is for the antenatal period. The next one is at term. Okay. So in at term, or we can see that कि mode of the delivery at the time of the delivery हम क्या करेंगे, अपनी mode of the delivery decide करेंगे। That means कि हमें vaginal delivery करनी है, normal delivery, या तो हमें cesarean delivery करनी है, ठीक है। It is just basis on the different things like आप देख सकते हो एस्टिमेटेड फीटल वेट दैट इज लेस देन 3.5 kg, ठीक है। तो हम सिजेरियन डिलीवरी कब करते हैं, जब नॉर्मल वेट ना हो बेबी का, ठीक है, एक्स्ट्रा वेट हो गया है जिसकी वजह से वो नॉर्मली वजाइना के थ्रू बाहर नहीं आ सकता है, तब हम सिजेरियन फॉलो करते हैं। फुटलिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है, फुट बाहर आ गया है उसका, तो वी कांट डू लाइक हम पुल करके उसको बाहर नहीं कर सकते हैं, उसमें बेबी को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे एंड मदर इज ऑल्सो हैविंग मेनी कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग दिस, ठीक है। द नेक्स्ट है हमारा हाइपर एक्सटेंडेड लेग। जब बेबी के लेग्स हाइपर एक्सटेंडेड होंगे, मैंने आपको इमेज में शो किया था, बेबी के लेग्स एयर में फ्लो कर रहे हैं, लाइक सी इन दिस इमेज, दिस इज फ्रैंक ब्रीच और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द लेग, ठीक है। तो इस फ्रैंक ब्रीच में हो क्या रहा है कि बेबीज की जो लेग है, बेबी की जो लेग्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो फ्लक्स नहीं है, इट इज एक्सटेंडेड, ठीक है, कंप्लीटली एक्सटेंडेड। तो इस टाइम पे हम सिजेरियन सेक्शन फॉलो करते हैं बिकॉज दिस पोजीशन ऑफ द बेबी इज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और स्पेस ऑक्यूपाई होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास इतना ज्यादा स्किल्स नहीं होते कि हम उसे वजाइनली नॉर्मली डिलीवर करा सकें। सो देन प्लासेंटा प्रीविया। तो प्लासेंटा प्रीविया हम जानते हैं कि प्लासेंटा जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाता है, दैट इज प्लासेंटा प्रीविया। स्पेशली इसमें हम 3rd और 4th स्टेज ऑफ द प्लासेंटा प्रीविया में हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, क्योंकि ये जो 3rd 4th स्टेज है, इट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल एंड कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। पार्शियल मीन्स हाफ। तो ये क्या करती है, 3rd स्टेज क्या करती है, जो इंटरनल ऑस होती है हमारे सर्विक्स की, उसको हाफ कवर कर लेती है। तो आप सिंपली समझ सकते हो कि जब इंटरनल ऑस हाफ कवर हो चुकी है तो हमारा बेबी बाहर नहीं आ पाएगा। कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वो जो हाफ कवर थी, जब कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जब वो प्लासेंटा उससे सेपरेट होगा, ठीक है, डिटैच होगा, तो वो कंप्लीटली ऑस को कवर कर लेगा और बेबी का जो वे है बाहर निकलने का वो बंद हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया में तो ऑलरेडी वे जो था, जो रास्ता था बेबी के बाहर आने का, वो बंद हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन
फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में क्या होता है कि जो पेल्विक कैविटी है हमारी, दैट इज गायनोकोलॉजिकल पेल्विक, उसका जो डायमीटर होता है वो बहुत कम होता है, या तो थोड़ा भी डायमीटर अगर कम होगा तो हेड बाहर नहीं आ पाएगा। तो जब हेड बाहर ही नहीं आ पाएगा तो उसके लिए हमें डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वजाइनल ब्रीच डिलीवरी। सो वजाइनल ब्रीच डिलीवरी में हमें क्या करना होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन होते होते ही हम वजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द मेनी मैन्यूवर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिलीवरी ऑफ द बटेक्स है वो नॉर्मली हो जाती है विद द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ डिलीवरी हो जाती है। देन हमारा बचता है लेग्स, शोल्डर्स एंड हेड। तो इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्यूवर्स को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह की बेबी की पोजीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था लेग फ्लक्स्ड होंगे, दैट इज कंप्लीट ब्रीच। तो उसमें क्या होगा, सब कुछ हम ऑक्सीटोसिन वगैरह सब कुछ दे देंगे, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है उतनी ज्यादा। बट अगर लेग एक्सटेंडेड होंगे, दैट इज फ्रैंक ब्रीच, तो फ्रैंक ब्रीच में क्या होगा, हमें डिफरेंट टाइप्स के मैन्यूवर्स यूज करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पिनार्ड मैन्यूवर। सो पिनार्ड मैन्यूवर का फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन इंडिकेशन क्या है पिनार्ड मैन्यूवर का, ब्रीच विथ एक्सटेंडेड लेग। लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग। इस इमेज में आप देख सकते हो कि बेबी के लेग एकदम एक्सटेंडेड है, ठीक है, एकदम क्या हो रहे हैं, हवा में एक्सटेंड हुए हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट। हम सब कुछ पहले से बता के रखते हैं पेशेंट और उसकी फैमिली को कि हम क्या करेंगे। देन क्योंकि हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन रहती है विद द हेल्प ऑफ द यूएसजी रिपोर्ट कि बेबी की पोजीशन या बेबी का लाई प्रेजेंटेशन कैसा है वूम के अंदर। देन जैसे ही बेबी का ग्रोइन एरिया हमें दिखेगा, ग्रोइन एरिया मीन्स लेग्स और पेल्विक एरिया बेबी का, ठीक है, हम स्टार्ट कर देंगे अपना मैन्यूवर। कैसे स्टार्ट करेंगे, as you got the knee, just pull the leg out, ठीक है। जैसे ही हमें नी मिलेगा बेबी का, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, आउटसाइड उसको पुल करेंगे। तो इन पिनार्ड मैन्यूवर इन्होंने क्या किया है, एब्डक्शन का यूज किया। एब्डक्शन मीन्स पुश करना, ठीक है। तो आप इनकी फिंगर्स देखिए किस तरह से पुश कर रहे हैं, किसको पुश कर रहे हैं, बेबी के थाई को पुश कर रहे हैं। इन्होंने बेबी के थाई को पुश किया। थाई के पुश करने से क्या हुआ, जो एक्सटेंडेड लेग था वो थोड़ा सा नीचे बेंड हुआ। जैसे ही नीचे बेंड हुआ, इन्होंने क्या किया, उसको ग्रैस्प किया एंकल एरिया पे। यहाँ पे आप देखिए सेकेंड वाली इमेज में इन्होंने एंकलेट को पकड़ा हुआ है, बेबी के एंकलेट को ग्रैस्प किया है और उसको नीचे पुश पुल कर दिया है, ठीक है। दिस इज पिनार्ड मैन्यूवर। इट इज वेरी स्किल्ड मैन्यूवर, ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो बहुत स्किल्ड होंगे। सो हमें ये चीज या हमें दिस टाइप ऑफ मैन्यूवर वी कैन फॉलो विद द हेल्प ऑफ द स्किल्ड ऑब्स्टेट्रिशियन। देन नेक्स्ट मैन्यूवर देख लेते हैं। सो ये मैन्यूवर आप समझ गए होंगे कि इन्होंने इसमें कुछ नहीं किया है, बस फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एब्डक्ट किया है, थाई को उन्होंने थोड़ा सा प्रेस किया है, ठीक है, पुश किया है, किसके साइड, ट्रंक के साइड पुश किया है। ट्रंक के साइड पुश करने पे जो एक्सटेंडेड लेग था वो थोड़ा सा नीचे आया, नी बेंड हुआ। नीचे आने पे तुरंत इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंकल एरिया को पकड़ लिया बेबी का और उसे बाहर पुल कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो था हमारे, अब इसके थ्रू क्या हुआ, डिलीवरी हो गई। किस चीज की डिलीवरी होगी, बेबी के लेग्स की डिलीवरी हो गई। अब हमें डिलीवर करना है बेबी के शोल्डर्स, ठीक है। उसके लिए हमारा एक नेक्स्ट प्रोसीजर आता है,
दैट इज लवसेट मैन्यूवर। दिस लवसेट मैन्यूवर, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लवसेट मैन्यूवर में हमें बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें इस चीज को परफॉर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, बेबी के ट्रंक को होल्ड किया, एंटीरियरली होल्ड किया। तो बेबी के ट्रंक को हम होल्ड कैसे कर रहे हैं, पैरेलल हमारी जो थंब एरिया है, ठीक है, थंब है वो पैरेलल है किसके, सैक्रम के पैरेलल। इमेज के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखिए इन्होंने किस तरह से इसको पकड़ा हुआ है। ऑलरेडी हमारे बेबी का हिप जो है वो बाहर आ चुका है, ठीक है। हिप बाहर आते ही इन्होंने सैक्रल एरिया के साइड पे पकड़ा हुआ है, ठीक है। इन्होंने इसको होल्ड किया है, ठीक है, पैरेलल टू द सैक्रल एरिया। ये देखिए पैरेलल है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बेबी को 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया है। ये देखिए सेकेंड इमेज में देखिए बेबी को रोटेट किया है क्लॉकवाइज 180 डिग्री पे। अब अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं, ठीक है, तो एक हाथ बाहर आ जाएगा। पहले ये कैसा बेबी था, ऐसा था, ठीक है। तो इसके दो हैंड थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो इसका जो नीचे देखिए रोटेट किया है, जो इसका ये नीचे वाला हाथ था वो ऊपर आ गया और ऊपर आने के बाद वो डिलीवर हो गया। तो पोस्टीरियर हैंड डिलीवर हो रहा है एंटीरियर एरिया ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस से। डोंट बी कंफ्यूज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया। रोटेट करने से जो पीछे वाला हाथ था वो घूम के आगे आ गया, रोटेट होके आगे आ गया, और आगे वाला एरिया को हमने क्या बोला है, एंटीरियर एरिया, और उस एंटीरियर एरिया से वो डिलीवर हो गया। फिर हमने क्या किया, अब एक हैंड तो डिलीवर हो गया जो कि पीछे था, और हमने इसको घुमा दिया और वो आगे आके डिलीवर हो गया। अब हमारा एक और हाथ बचा, उसको भी हम डिलीवर करते हैं। सेम चीज हम करते हैं, फिर से एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट किया, ठीक है, उल्टा, जैसे घड़ी उल्टी चलती है वैसे हमने रोटेट किया, और जो सेकेंड हैंड था वो भी 180 डिग्री रोटेशन पे बाहर आ गया। दिस इज लवसेट मैन्यूवर। देन द लास्ट इज, देखिए यहाँ पे अब हमारा हाथ डिलीवर हो चुका है। अब सिंपली हेड बचा, तो हेड को डिलीवर करने के लिए एक और मैन्यूवर यूज होता है, दैट इज बर्न मार्शल मेथड, ठीक है। तो एज यू कैन सी दैट इन द इमेज, इन्होंने किस तरह से होल्ड किया है और किस तरह से इन्होंने हेड की डिलीवरी कराई है। आगे नोट्स में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा, पहले आप इमेज से देख लीजिए, उसके बाद में नोट्स आपको कंप्लीट कराऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया है, एंकलेट एरिया पे बेबी को होल्ड किया है, बट इन्होंने नॉर्मली होल्ड नहीं किया है। इन्होंने अपनी जो मिड फिंगर है, जो बीच वाली फिंगर है, वो दोनों पैरों के, दोनों एंकल के बीच में डाली है, और जो साइड की दो फिंगर होती है, हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी रिंग फिंगर, ये दोनों बेबी के लेग्स के साइड में, ठीक है। जैसे हम लोग 3 का साइन बनाते हैं, 1 2 3 का साइन, वैसे इन्होंने 3 का साइन बनाया है, और जो मिडिल वाली फिंगर है 3 में, वो दोनों लेग्स के बीच में गई है, और जो साइड वाली फिंगर है वो दोनों लेग्स के बाहर की साइड पुट करी है इन्होंने। ऐसे इन्होंने बेबी के पैरों को फंसाया है, और फिर इन्होंने क्या किया, थोड़ा जेंटल प्रेशर इन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। किस साइड अप्लाई किया, मदर के एब्डोमेन के साइड अप्लाई किया। मींस इन्होंने थोड़े से प्रेशर से बेबी को पुल किया, फॉरवर्ड और अपवर्ड पुल किया, ठीक है। फॉरवर्ड मींस बाहर की साइड, अपवर्ड मींस ऊपर की साइड पुल किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये देखिए इस इमेज में देखिए, इन्होंने फॉरवर्ड बाहर की साइड और अपवर्ड पुल किया। ये करने से क्या हुआ, बेबी की हेड की डिलीवरी इजीली हुई, ठीक है। उसी तरह इन्होंने लास्ट प्रोसीजर में क्या किया है, जेंटली पुलिंग एंड लीडिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। इसी तरह से ये जेंटली पुल करते चले गए हैं, और मदर के एब्डोमेन की साइड इन्होंने बेबी के लेग्स को बेंड कर दिया है,
वो बेंड करने की वजह से क्या हो गया है कि लास्ट में जो हेड था वो डिलीवर हो गया। एट लास्ट वी गॉट द होल बेबी आउट। नाउ देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इन सारे मेथड्स के थ्रू या इन सारे मैन्यूवर्स के थ्रू बेबी को फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, ठीक है। तो इंट्राक्रेनियल हैमरेज क्यों होगा? क्योंकि हम बर्न मार्शल मेथड फॉलो कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया था कि बेबी के हेड को डिलीवर किया था, तो मे बी प्रेशर ज्यादा पड़ जाए और बेबी की हेड में इंजरी हो जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी बेबी की जितने भी बोन्स होते हैं या क्रेनियल एरिया होता है या हेड होता है वो सारे बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बेबी की हेड में इंजरी हो सकती है। सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। So in spinal cord injury, same spinal cord injury burn मार्शल मेथड के थ्रू हो सकती है। क्यों हो सकती है? बिकॉज हम बेबी को बेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हेड की डिलीवरी के लिए हमने बेबी को क्या किया, काफी ज्यादा बेंड किया किस साइड, टूवर्ड्स द एब्डोमेन ऑफ द मदर। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर ऑफ द क्लैविकल, ह्यूमरस एंड फीमर। तो क्लैविकल हमारी कॉलर बोन होती है, क्लैविकल। ह्यूमरस होती है हमारी हैंड की बोन जो ब्रैकियल के ऊपर होती है, एंड फीमर जो हमारी सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, दैट इज हाई बोन, ठीक है। तो इन सब में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं बिकॉज हम बेबी को पुल कर रहे हैं, मे बी प्रेशर बहुत ज्यादा लग सकता है, हम बेबी को बेंड कर रहे हैं, मे बी बहुत एक्सेस बेंड हो सकता है जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। देन डिप्रेस्ड फ्रैक्चर स्कल, तो सेम यहाँ पे बर्ट मार्शल मैन्यूवर की वजह से और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीच प्रेजेंटेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो गो एंड लर्न। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।